तो ये पेपर है BS सेकेंड ईयर, और एजुकेशन में बुक का नाम है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हम ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी कुछ करवा चुके थे वैसे तो, बट आज क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो सभी का हम फर्स्ट लेसन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिट 1 में लेसन 1 हम स्टार्ट करते हैं आज, और टाइटल है चाइल्ड एज अ यूनिक बीइंग पार्ट 1। तो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर चाइल्ड एज अ यूनिक बीइंग। ओके, इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे इसकी, और इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो द डिस्कशन इन दिस यूनिट हाईलाइट्स द यूनिकनेस ऑफ एवरी चाइल्ड, ईच चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग of a particular phenomena presented in the classroom is guided by his own personal and social context. By the end of this unit, you would be able to develop an understanding about why it is important to understand each child as a unique being. अगर हम इसको सामान्य भाषा में समझें तो ये जो हम इस यूनिट में ये डिस्कस करेंगे कि हर बच्चे की एक विशिष्टता होती है। हम उस विशिष्टता पर आज कुछ थोड़ा सा लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। जैसे हम कोई भी कक्षा में कोई घटना का जिक्र करते हैं या कोई भी घटना को हम देखते हैं, तो बेसिकली कक्षा में प्रस्तुत एक विशेष घटना के बारे में प्रत्येक बच्चे की समझ को उसके स्वयं के व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो हर बच्चे में कोई ना कोई एक यूनिकनेस होती है, कोई ना कोई एक विशेषता होती है। टीचर को उस विशेषता को देखने की जरूरत होती है। यानी बच्चे में जो भी एक विशेषता होती है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन की विशेषता हो, चाहे वो क्रिएटिविटी की विशेषता हो, चाहे वो अब जैसे आजकल एक लेटेस्ट कंसेप्ट चल रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू भी कोई भी बच्चा अच्छे से जवाब दे सकता है, अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकता है, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये जो यूनिकनेस है, इसको हम कई संदर्भ में, कई रेफरेंस में हम इसको समझेंगे। तो इसी तरह से फिर इस यूनिट के लास्ट में आप ये भी इसमें समझ विकसित कर सकेंगे और करने में सक्षम होंगे कि प्रत्येक बच्चे को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये इस की एक बैकग्राउंड है। इसमें हम फिर डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस पर्सनल एंड कंटेक्चुअल डायमेंशंस। तो दैट इज teachers often ignore the diverse socio-cultural context to which children of a class belong. Besides, children also differ across personal dimensions such as motivation, goals, needs, aspirations, abilities, etc. Some other dimensions such as intelligence and abilities, goals and aspirations and other would be discussed in the subsequent unit. तो जैसा हमने कहा कि शिक्षक जो है वो अक्सर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को अनदेखा करते हैं। जो बहुत सारे हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक रेफरेंसेस हैं, जैसे हमारे समाज में बहुत सारी क्रियाकलाप होते हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। कुछ लोग, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली मनाने में पूजा पाठ करते हैं, क्रैकर्स को के थ्रू खेलते हैं, आनंद लेते हैं। तो इस तरह से जो शिक्षक हैं वो अक्सर बहुत सारे जो सामाजिक डिफरेंट टाइप के जो सोशो कल्चरल रेफरेंसेस हैं उनको अनदेखा करते हैं, जो एक वर्ग के बच्चों के होते हैं। इसके अलावा बच्चे की व्यक्तिगत आयाम जैसे प्रेरणा है, लक्ष्य है, ज़रूरतें हैं, जो हमने अभी डिस्कस की, जो पर्सनल डायमेंशंस हैं,
इनमें जरूरतों, आकांक्षाओं, क्षमताओं आदि में भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो कुछ अन्य आयाम जैसे कि इंटेलिजेंसी है, जिसको हिंदी में बुद्धिमत्ता बोलते हैं, और क्षमता, लक्ष्य और आकांक्षाएं, और अन्य पर भी फिर हम और बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन सब को भी हम कक्षा में बहुत अच्छी तरह से इनको ऑब्जर्वेशन में हमें लाना चाहिए। इसी तरह से एक हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है इसमें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व संकल्पना, हिंदी में बोलते हैं स्व संकल्पना। तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू वंस ओन कॉन्सेप्ट अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। It is a combination of self-esteem and self-image. Self-image is the way one combination uh, perceive himself or herself. Self-esteem is based on the way other think of himself or herself. So self-esteem is often also referred to as an motivation, uh, uh, as an evaluation of one's own self-concept. A positive self-concept means a high self-esteem. In contrast, a negative self-concept results in a low self-esteem. तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसका क्या अर्थ है। बेसिकली व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट किसी की अपनी अवधारणा से है। हमारी एक अवधारणा हो सकती है, हमारा एक विचार हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। यह आत्मसम्मान और आत्म छवि का भी एक कॉम्बिनेशन है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज। तो हमारी जो सेल्फ इमेज होती है या जो हम अपने आप को दर्शाना चाहते हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेल्फ इमेज एक तरीका है, एक वो तरीका है जिसमें कोई खुद को मानता है, यानी इसमें एक खुद को मानने वाली एक एबिलिटी होती है कि हाँ मैं कुछ हूँ, या मेरे अंदर ये क्वालिटी है, या मैं ये कर सकता हूँ, या मेरी एक कल्चर है, या मेरी एक ये छवि है। तो इस तरह से जो आत्मसम्मान है अन्य लोगों द्वारा उसके सोचने के तरीके पर आधारित है। तो इसी में आत्मसम्मान को अक्सर किसी की आत्म अवधारणा के मूल्यांकन के रूप में भी जाना जा सकता है। इसी तरह से एक सकारात्मक आत्म अवधारणा का अर्थ भी वही होगा जो एक उच्च आत्मसम्मान के रूप में हम जान सकते हैं। यानी जो एक उच्च आत्मसम्मान की लोगों को अपेक्षा होती है। क्लास में भी बच्चों को अगर हम आत्मसम्मान की बात करें तो कितनी बार हमें ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्लास में देखने को मिल जाती हैं कि बाई चांस टीचर है, अब वो मान लीजिए एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही बच्चों को ही डिस्कशन करता रहता है। ऐसी कई बार शिकायतें भी आ जाती हैं कि साहब एक पर्टिकुलर टीचर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से ही क्वेश्चन पूछते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप से ही वो डिस्कशन करते हैं, पर्टिकुलर एक इस ग्रुप को ही वो ज़्यादा वेटेज देते हैं, जो और बच्चे हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं। तो इस तरह से भी जो सेल्फ इमेजिनेशन है उसमें एक विरोधाभास आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसके विपरीत एक नकारात्मक आत्म अवधारणा के परिणाम स्वरूप कम आत्मसम्मान होता है। यानी जो बच्चे हैं वो ये महसूस करने लगते हैं कि टीचर हमें इग्नोर कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर ग्रुप को वो ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। इस तरह से भी हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। The formation of a self concept is an ongoing process. This is a ongoing process which begins early in childhood and continues throughout one's life. For most people, a stable self concept forms by the age of 10 to 12 years. वैसे तो इसमें
हमने क्योंकि सिलेबस में भी हमारे SOL के में ये दिया है, और मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए इधर ज़्यादा हटने की कोशिश नहीं की है, फोकस किया है सिलेबस पे ही। तो हम अगर डिटेल में भी और इसको देखना चाहें तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो इमेजिनेशन है, या जो हम इसको बच्चों में देखते हैं, वो एक 3 या 4 साल से ही ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो प्रादुर्भाव है वो स्टार्ट हो जाता है। ये इसका ओरिजिन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि 3 साल या 4 साल के बच्चे भी अगर उनसे कोई चीज़ वापस ले ली जाए, उनसे कोई वस्तु वापस ले ली जाए, या बच्चों में आपस में सिबलिंग होते हैं, उनको एक को कुछ ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करवा दी जाए, दूसरे को कम दिया जाए, तो उनमें एक इस तरह की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। हर बच्चा भी ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा पूछा जाए, हर बच्चा ये चाहता है कि मेरी ही ज़्यादा बुलावा हो, मेरा ही ज़्यादा एक तरह से पूछ हो। तो इस तरह से however subsequent experiences add to or change one's self concept. Let us for example take a child who by the age of the 12 years has formed the image of himself as someone who is very honest. Around age of 14 he catches some of his friends but bursting crackers in school around the Diwali. तो ये बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल है कि जब भी हम ये देखते हैं कि जो स्व अवधारणा का जो गठन है वो एक चालू प्रक्रिया है जो बचपन से ही शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। तो इसमें soon the school principal comes to the class and asks who was bursting crackers. तो हम जनरली सभी ने, टीचर्स हों चाहे स्टूडेंट हों, तो सभी ने ये घटनाएं अक्सर स्कूलों में घटते हुए देखी हैं कि कुछ एक बच्चे, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि एक दिवाली का ही एग्जांपल है कि दिवाली के त्योहार के समय पे जब स्कूल बंद होने से पहले की जो घटनाएं होती हैं, हम अक्सर देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कि कुछ बच्चे जो हैं घर से क्रैकर्स ले आते हैं और क्रैकर्स ला करके स्कूल में टीचर्स से चोरी छुप के किसी इधर कोने में उधर कोने में, कहाँ जहाँ टीचर की नज़र ना पड़े, और एक ऐसे 2-4 बच्चों का एक ग्रुप शामिल हो जाता है उसमें शरारत करने के लिए, और वो किसी कोने में ले जाकर के क्रैकर्स को फोड़ देता है। अक्सर ये घटना आती है, प्रिंसिपल टीचर ऐसे बच्चों की फिर खोज में जुट जाते हैं। तो इस तरह से जब प्रिंसिपल उसमें आकर के बच्चों के ग्रुप में पूछते हैं, तो अब बच्चे जो हैं वो दुविधा में फंस जाते हैं। अब टीचर ने, मान लीजिए टीचर ने या प्रिंसिपल ने उनको थोड़ा सा डांटा और एक थोड़ा सा प्रेशर में लेने की कोशिश की कि चलो बता दें कि किसने ये घटना को अंजाम दिया है। तो बच्चे जो इस शरारत में शामिल नहीं भी होते हैं और ये जानते हैं कि हाँ किसने इन क्रैकर्स को ब्रस्ट किया है, तो वो जाने और न जाने भी वो उनको बताने का साहस नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि वो दुविधा में हो जाते हैं कि वो टीचर को अगर बता दें तो अपने साथी लोगों के बुरे हो जाएंगे, और अगर वो ना बताएं तो फिर टीचर्स के नज़र में वो उनकी इमेज खराब होगी। तो इस तरह से हम पूरे इस वाक्य को समझते हैं कि एक हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 12 वर्ष की आयु तक एक बच्चे को ले लीजिए, उसने खुद की छवि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बनाई है जो ईमानदार है, और 14 साल की उम्र में उसने अपने कुछ दोस्तों को दिवाली के आसपास स्कूल में पटाखे फोड़ते हुए पकड़ लिया। जल्द ही स्कूल के प्रिंसिपल कक्षा में आते हैं और पूछते हैं कि कौन पटाखे फोड़ रहा है। तो यहाँ उनके पास ईमानदार होने और अपने दोस्तों को रिपोर्ट करने का विकल्प है, यानी 2 ही विकल्प हैं केवल उनके पास। तो जो अन्य छात्रों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वह फिर उनसे दोस्ती करने का जो जोखिम है वो उठाता है, परंतु वैकल्पिक रूप से वह चुप रह सकता है और अपने सहपाठियों के साथ दोस्त बना रह सकता है।
यानी वो मूक दर्शक बन के भी अपने साथियों का साथ दे सकता है और उनके साथ में वो अपनी दोस्ती को कंटिन्यू रख सकता है। तो कई छात्रों को किशोरावस्था के दौरान समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें शिक्षकों, दोस्तों, माता-पिता और उन सिद्धांत के बीच चयन करना पड़ता है जिन्हें वे महत्व देते हैं। उनकी आत्म अवधारणा ऐसे प्रत्येक अनुभव के साथ में एक परिवर्तन से गुजरती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हियर ही हैज अ चॉइस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड रिपोर्टिंग हिज फ्रेंड्स हु कुड हैव हार्म्ड अदर स्टूडेंट्स। he would then risk his friendship with them. Alternatively, he can remain silent and continue to be friend with his classmates. He chooses to remain silent. Many students face similar situations during adolescence where they have to make choice between teachers, friends, parents, and the principal. They value their self-concept undergoes a change with each such experiences. तो इसी तरह से हम देखते हैं कि here he has a choice of being honest and reporting his friends who could have harmed other students. He would then risk his friendship with them. Alternatively, he can remain silent and continue to be friends with his classmates. तो टिपिकली अब इसमें एक बात और आती है कि ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है, ये अगर इसको डिटेल में हम अगर देखना चाहें तो इसके कई फैक्टर हैं समझने के। ये एडोलसेंस में किस प्रकार प्रभावी होता है और गर्ल्स में किस प्रकार से प्रभावी होता है, बॉयज़ में किस तरह से देखा जाता है, चाइल्ड की जो ग्रोथ स्टेजेस हैं उनमें ये किस तरह से वेरी करता है। तो इसी में हम थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे कि टिपिकली गर्ल्स हैव ए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। गर्ल्स में ये एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। तो टिपिकली गर्ल्स हैव ए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अंटिल एडोलसेंस। ये एडोलसेंस की स्टेज तक आमतौर पे लड़कियों में किशोरावस्था तक, एडोलसेंस तक एक सकारात्मक आत्म अवधारणा होती है। However, during and post adolescence, confusion resulting from difference in social expectations and their own ambitions, their self-esteem takes a dip. Girls in rural India and many even in urban areas, particularly belonging to the lower middle and middle class, often undergo a stage of role conflict. Schooling encourages them to think of life beyond the household, aspire to pursue great careers. इसको हम इस रूप में भी देखते हैं। तो इसमें हम अगर ये देखें कि जो एक तरह से हम बात करें कि आमतौर पे जो लड़कियों में किशोरावस्था तक जो सकारात्मक आत्म अवधारणा देखने को मिलती है, वो किशोरावस्था के दौरान और बाद में सामाजिक अपेक्षाओं और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं के अंतर के परिणाम स्वरूप उनमें भ्रम पैदा हो जाता है। और वो भ्रम किस कारण से होता है कि उनका आत्मसम्मान जो है वो डुबकी लगा लेता है। यानी उन पे बहुत सारी ऐसे जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं वो काम करने शुरू कर जाते हैं। जो हम इसमें एक बात कही कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो उन पे कुछ और जिम्मेदारी आनी शुरू हो जाती हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, वो उनको जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, जो हम सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, तो वो उसके माध्यम से अपने जो मेन स्ट्रीम है उससे थोड़ा सा हट जाती है। तो हमने देखा है कि जो ग्रामीण भारत में लड़कियों और शहरी क्षेत्रों में भी जो विशेष रूप से
निम्न मध्यम और मध्य वर्ग से संबंधित हैं, अक्सर भूमिका संघर्ष के दौर से गुजरती है। उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही संघर्ष के दौर से गुजरने लगती है जब वो एडोलसेंस या पोस्ट एडोलसेंस में आ जाती हैं। तो इसी तरह से स्कूली शिक्षा उन्हें घर से परे जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करने लगती है। तो उनका जो महान करियर है, महान करियर बनाने की इच्छा जो रखती हैं, उनमें अब दूसरी ओर क्या होता है कि दूसरी ओर परिवार अक्सर उनसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की मांग करने लगते हैं और अपने जो छोटे उनके भाई बहने हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी या एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह से जो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो कई परिवार तो अपनी बेटियों की के बजाय बेटों की शिक्षा पर बहुत पैसा या उन पर उनकी पढ़ाई पर फोकस करना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली गर्ल्स के। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बेटियां हैं वो बहुत ही कम उम्र में यह मानने को तैयार भी हो जाती हैं कि उन्हें शादी के बाद काम करने की अनुमति नहीं होगी, है ना। यानी उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। वो अगर पढ़ाई कर भी लें तो फिर जहाँ उनकी शादी हो जाएगी तो फिर उनको भी जो घर है, घर में ही वो अपना जीवन बिताएंगी। ऐसी जो स्थिति है वो बहुत सारी लड़कियों के माइंड में घर करने लगती है। और जो पेरेंट्स हैं वो भी इस मेंटलिटी के हो जाते हैं मोस्टली कि अब तो खैर जैसे मोस्टली जैसे समय समय का परिवर्तन होता चला जा रहा है, आधुनिक समय है, अब ये बहुत पुराने समय की बात हो गई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी इसी मेंटलिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए शिक्षकों और माता पिता को इस स्तर पर उनके प्रति विशेष रूप से समर्थन करने की आवश्यकता है। यानी लड़कियों को ये ना माना जाए कि वो केवल घर में ही रहेंगी और घर का ही काम करेंगी या परिवार की देखभाल करेंगी। अब सोच बदल रही है, तो उनको भी एक समान अवसर देने की आवश्यकता है। उनकी पढ़ाई को बीच में ना रुकवाया जाए, उनका जो करने की इच्छा है उनको उस तरह से स्टिमुलेट किया जाए जिससे कि वो एक अच्छा करियर बना सकें और अच्छा रिस्पॉन्स वो आपको दे सकें। तो इसी तरह से जो एक नकारात्मक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो नकारात्मक सेल्फ कॉन्सेप्ट के परिणाम स्वरूप शैक्षिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और यहाँ तक कि सामाजिक आयोजनों में कठिनाइयों का कारण हो सकता है। तो इसी तरह से डॉटर्स आर आल्सो फ्रॉम ए वेरी यंग एज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैट दे वुड नॉट बी अलाउड टू वर्क आफ्टर देयर मैरिज। Deafness in household work takes precedence over studying for schooling. Teachers and parents therefore need to be particularly supportive towards them at this stage. तो इसमें जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं उनको भी सपोर्टिव फॉर्म में उनके साथ आना चाहिए। A negative self-concept would result in academic problems and may even cause difficulties in social judgment. Further, both cognitive development and the social environment play an important role in the formation of self-concept. तो हम आगे देखते हैं कि जो cognitive development है और जो social environment है, ये एक important role play करता है for the development of या formation of self concept. तो cognitive development allows a person to look at the same situation from multiple perspectives. तो जो cognitive development है वो allow करता है व्यक्ति के multiple perspective में for formation self concept. The abilities to emphasize and sympathize with others also change one perception of self. At the same time, the social environment also play an important role in developing one's self-concept. At any given point of time, a teacher would have children with different kinds of self-concept in the class. Some children
some children would have a healthy, positive self-concept, while there may be others who would have a low self-esteem. Still, others may be in the process of forming a self-concept. A teacher has to be sensitive to the need of all of these children and help them formulate a positive sense of self rooted in the reality. Teachers should therefore try to create a physically and psychologically safe environment and safe environment in the classroom. They should value and accept all peoples for their attempts as well as accomplishment. Besides, children should be made aware of evaluation criteria and helped to evaluate their own accomplishments. Comparisons between students should be avoided. A child should feel accepted even when a particular action of behavior is not. Most importantly, children should be encouraged to take initiative, make their own choices, and take responsibility for their own actions. तो इसमें हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो संज्ञानात्मक विकास है और जो सामाजिक परिवेश है, वो दोनों आत्म अवधारणा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति को एक ही स्थिति व्यक्ति की जो एक ही स्थिति है उसको कई दृष्टिकोणों से देखने की अनुमति देता है। इसमें सहानुभूति और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता को भी स्वयं की धारणा को बदल देती है। इसी समय सामाजिक वातावरण भी, जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, जो हमने अभी बात की थी कि सोशल एनवायरनमेंट भी एक व्यक्ति की आत्म अवधारणा को विकसित करने में इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। तो इसी तरह से किसी भी समय एक शिक्षक के पास कक्षा में विभिन्न प्रकार की आत्म अवधारणा वाले बच्चे होते हैं। तो इसमें कुछ बच्चों के पास एक स्वस्थ सकारात्मक आत्म अवधारणा होगी, जबकि अन्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास कम आत्मसम्मान होगा। फिर भी अन्य लोग आत्म अवधारणा बनाने की प्रक्रिया में हो सकते हैं। एक शिक्षक को इन सभी बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें वास्तविकता में निहित स्वयं की एक सकारात्मक भावना तैयार करने में मदद करनी चाहिए। इसी तरह से इसलिए जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनको कक्षा में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। अगर शिक्षक अपने फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कक्षा में नहीं बना पाता है, तो वहाँ ये इन सब की जो बैलेंस है वो उसको करने में परेशानी आती है। और उन्हें अपने प्रयासों के साथ साथ उपलब्धियों के लिए भी सभी विद्यार्थियों को इम्पोर्टेंसी देनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को मूल्यांकन मानदंडों से अवगत भी कराया जाना चाहिए, उनको भी ये जानकारी देनी चाहिए कि और अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में भी मदद करनी चाहिए। छात्रों के बीच तुलना से बचना चाहिए, छात्रों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, छात्रों में ऐसी भावना नहीं उत्पन्न करनी चाहिए कि ये अच्छा है, ये कमजोर है, ये काम नहीं करता है, ये ऐसा नहीं करता है। तो बच्चों को क्लास में, हमारा जो क्लास एनवायरनमेंट है उसको अच्छा रखने के लिए सबको बराबर वेटेज देना चाहिए, ना कि एक ग्रुप को ज़्यादा और एक ग्रुप को कम। सभी की को बराबर वेटेज से मतलब है कि उनको उनका जो पार्टिसिपेशन है उनको उसी मात्रा में दिया जाना चाहिए। तो इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है फिर कि बच्चों को पहल करने, अपनी पसंद बनाने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। इसी तरह से हम फिर बात करते हैं यहाँ नीड एंड मोटिवेशन। तो ये एक और नया यहाँ कंसेप्ट आ जाता है कि नीड एंड मोटिवेशन। व्हाट इज नीड? हम जनरली हम अपनी सामान्य भाषा में इस शब्द को प्रयोग करते रहते हैं
कि नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, व्हाट इज नीड, और इसके साथ में मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, किसी को काम करने के लिए प्रेरित करना, उसको कहना कि हाँ यू कैन डू, इस तरह के शब्दों को का प्रयोग, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। नीड्स एंड मोटिवेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। नीड और मोटिवेशन जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। इनफैक्ट नीड्स are motivational forces that drive an individual to work towards a goal, needs, and hence motivation factors and levels vary across individual. While some individuals may be motivated by extrinsic rewards, merely the feeling of having completed a task successful motivates others. Maslow gave a theory of motivation where he placed needs in the hierarchy. Successful completion of one level of needs results in the initiation of needs at the next higher level. तो हम सामान्य शब्दों में आवश्यकता को इस प्रकार थोड़ा समझ सकते हैं कि जो आवश्यकता है और जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, मोटिवेशन और नीड ये एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में जरूरतें एक तरह से मोटिवेशन ताकतें हैं, जो नीड हैं वो एक तरह से मोटिवेटेड पावर्स हैं, जो क्या काम करती है, वो एक लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए एक व्यक्ति को ड्राइव करती है, यानी एक तरह से प्रेरित करती हैं। आवश्यकताएं और प्रेरणा एक दूसरे के कारक हैं, इसलिए प्रेरणा कारक और स्तर भिन्न होते हैं। व्यक्तियों में जो मोटिवेशन है और जो नीड है वो एक दूसरे के पूरक होती है। जबकि कुछ व्यक्तियों को बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित किया जा सकता है, जबकि केवल किसी कार्य को पूरा करने की भावना दूसरों को सफलतापूर्वक प्रेरित करती है। इसमें मॉस्लो ने भी, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं मॉस्लो, तो मॉस्लो ने प्रेरणा का एक सिद्धांत दिया, जहां उन्होंने एक क्रम में, जो एक पदानुक्रम होता है, यानी एक सीरियल में जरूरतों को रखा है। आवश्यकताओं के एक स्तर के महत्वपूर्ण सफलतापूर्वक पूरा होने से अगले उच्च स्तर पर आवश्यकताओं की शुरुआत होती है। तो इसी तरह से हम आगे बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द लोएस्ट लेवल नीड्स। दीज इंक्लूड्स नीड्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एटसेट्रा। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो सबसे जो मोटिवेशन का सबसे निचला स्तर है। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो मोटिवेशन का एक सबसे पहला स्तर है या सबसे निचला स्तर है, ये कह सकते हैं। तो इसमें भोजन, वस्त्र, आश्रय, यानी जो हमारे घर हैं, जो हमारे रहने के लिए हमें शेल्टर की जरूरत होती है, उनकी आवश्यकता इसमें होती है। सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकताएं भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टेप है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आर नीड्स फॉर बोथ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सेफ्टी। यानी हमारी जो भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक जो सेफ्टी सुरक्षाएं हैं, और जो हमारी मनोवैज्ञानिक सुरक्षाएं हैं, वो भी हमें महत्वपूर्ण है। द नेक्स्ट लेवल इंक्लूड्स द नीड टू बी लव्ड एंड द नीड टू बी डेवलप a sense of belongingness towards a particular group or community। तो अगले स्तर में हम ये देखते हैं कि जो प्यार है, लव है, जो लव करने की आवश्यकता है, और उसकी विशेष समूह या समुदाय के प्रति अपनेपन की जो भावना है वो विकसित करने की आवश्यकता इसमें शामिल है। इसी तरह से the fourth level is the
esteem needs. These are the need for a social status to be recognized and appreciated. Appreciated. यानी जो फोर्थ लेवल है इसका, द फोर्थ लेवल इज द एस्टीम नीड्स. थ्री आर द these are the need for a social status to be recognized and appreciated. The highest level needs are the self-actualization needs. Self-actualization needs. These refers to the needs to achieve the highest level of one's potential. यानी जो इसका उच्चतम स्तर है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि उच्चतम स्तर की जरूरतें आत्म प्राप्ति की जरूरतें हैं. जो हमारी जो आत्माएं कहती हैं कि हमें ये प्राप्त कर लेना चाहिए, तो वो उस तरह की जो आकांक्षाएं हैं, जो उस तरह की जरूरतें हैं, वो उच्चतम स्तर की जरूरतें होती हैं और वो आत्म प्राप्ति के लिए आवश्यक होती हैं. ये एक क्षमता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की आवश्यकता को भी रेफरेंस देती हैं या जो संदर्भित करती हैं. If one lower level needs have been satisfied, they would no longer be a motivational factor for him or her. तो ये इसमें हम ये भी बात देखते हैं कि thus for a child who has just had a huge bar of chocolate, offering another chocolate may not be motivated for him to complete his work. हम बच्चे को ये कहें कि आपको एक चॉकलेट दी जाएगी, आप अपना काम कर लीजिए, और बच्चा उस काम को कर लेता है, या उस काम को बीच में करने के बाद में फिर डिमांड करता है, तो फिर आप उसको ये ऑफर करते हैं कि हम आपको और भी ज़्यादा चॉकलेट देंगे, पूरा बॉक्स दे देंगे चॉकलेट का, तो वो काम कर ले. तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि यदि किसी के निचले स्तर की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया गया है, तो वे अब उसके या उसके लिए एक प्रेरक का कारक नहीं होंगे. यानी जो हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं कि हमने एक चॉकलेट दे दी और फिर एक्सपेक्टेशन करें कि वो आगे भी वो बात करता रहे. जस्ट होल्ड ऑन. बात करना है. It is important here to also note that many theories also believe that all levels of needs exist simultaneously. That is, even a child as small as 4 or 5 years, 4 or 5 years, would also have self-actualization needs. The need to draw, well perform tasks such as riding a bicycle independently and perform them well are instance that show existence of higher level needs among children. तो इसी तरह से इस प्रकार एक बच्चे के लिए जो अभी चॉकलेट का एक बड़ा बार रहा है, एक और चॉकलेट की पेशकश करना उसके लिए प्रेरणा नहीं हो सकती. वह अपना काम पूरा करे या ना करे. इसी तरह से यहाँ एक ये भी ध्यान देने की बात है कि कई सिद्धांतकार ये भी मानते हैं कि सभी स्तरों की आवश्यकताएं एक साथ मौजूद हैं. इट मीन्स यहाँ तक कि 4 या 5 साल के छोटे बच्चे को भी आत्म प्राप्ति की आवश्यकता होती है, जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे. तो इसी तरह से अच्छी तरह से आकर्षित करने, स्वतंत्र रूप से साइकिल की सवारी करने और उन्हें अच्छी तरह से प्रदर्शन करने जैसे कार्य करने की आवश्यकता ऐसे उदाहरण हैं जो बच्चों के बीच उच्च स्तर की जरूरतों का अस्तित्व दिखाते हैं. इसी तरह से अब हम आते हैं एटीट्यूड्स पे. एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, तो दृष्टिकोण और रुचियां, इसमें ये एक नया कंटेंट और आ जाता है
फर्स्ट चैप्टर में ही। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेरी वाइडली अक्रॉस इंडिविजुअल्स. In addition, area of interest for the same person change over a period. Unfortunately, our school system works in a structured fashion, and children have little option of choosing their areas of interest. तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो रुचियां हैं, रुचियों का जो क्षेत्र है, रुचियों के क्षेत्र व्यापक रूप से व्यक्तियों के में भिन्न भिन्न होते हैं. हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो हर व्यक्ति में अपनी अपनी रुचियां होती हैं. किसी की रुचि खेलने में होती है, किसी की रुचि पढ़ने में होती है, किसी की रुचि गाने में होती है, किसी की रुचि डांसिंग में होती है, कोई अकेला रहने में अपनी रुचि दिखाता है, कोई थिएटर जाता है, कोई सिनेमा जाता है, कोई अलग अलग काम सब लोग करते हैं. तो हर एक की अपनी अपनी रुचियां अलग अलग होती हैं. इसके अलावा एक ही व्यक्ति के लिए रुचि के क्षेत्र एक अवधि में बदल जाते हैं. तो यहाँ हम बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली our school system works in a structured fashion and children have little option of choosing their areas of interest. One's change of success in an area of interest are much greater than other areas. When one is interested in something, that person would have an inner drive to pursue that area. A child who is interested in astronomy, for example, would go out of the way to read more books and articles about it, while he may not like to read his regular school textbooks. तो हम इसमें एक ये उदाहरण ले सकते हैं कि दुर्भाग्य से अगर हमारी स्कूल प्रणाली जो एक स्ट्रक्चर्ड फैशन में काम करती है और बच्चों के पास उनकी अपनी रुचि के क्षेत्रों को चुनने के बहुत कम विकल्प हैं, बहुत कम ऑप्शन है. रुचि के क्षेत्र में सफलता की अगर बात करें तो रुचि के क्षेत्र में सफलता की संभावना अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है. जब किसी चीज में दिलचस्पी होती है, यानी उसके प्रति लगाव होता है, तो उस व्यक्ति के पास उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक आंतरिक ड्राइव होती है, जो एक इंटरनल एक तरह से मोटिवेशन होता है. तो एक बच्चा जो मान लीजिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहता है, एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखता है, तो उदाहरण के लिए इसके बारे में जो अधिक पुस्तकों और लेखों को पढ़ने के तरीकों से बाहर निकल जाएगा, जबकि वह अपने नियमित स्कूल की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना पसंद नहीं कर सकता है. यानी वो अगर एस्ट्रोनॉमी में उसको रुचि है तो अपने सिलेबस को वो थोड़ा कम फोकस करेगा, और जो आर्टिकल्स और जो रिसर्च आती हैं उन पर वो ज़्यादा फोकस करता है. इसी तरह से चिल्ड्रन वुड हैव देयर पर्सनल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट सच एज इन म्यूजिक, थिएटर एंड अदर क्रिएटिव एंड performing arts. Some children may have particular interest in subject areas. For example, some might like to read stories and novels. Other may want to solve mathematical puzzles or read science and technology based articles, etc. In school, teachers and at home, parents have a tendency to promote interest in certain areas and demotivate children to pursue their interest in other areas. Interests in academic areas, for example, are encouraged as they would help a child in later pursuing a career successfully. तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चों के पास अपने व्यक्तिगत क्षेत्र जैसे संगीत, रंगमंच और अन्य रुचियां होंगी, यानी ऐसा नहीं है कि उसकी रुचि केवल एस्ट्रोनॉमी में ही हो. उसकी जो रुचि है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हर एक में अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं हर एक के. किसी की खेल में होती है, किसी की सिनेमा में होती है, किसी की गाने में होती है,
किसी अन्य क्षेत्रों में होती है। तो इसी तरह से कुछ बच्चों को विषय क्षेत्रों में भी विशेष रुचि हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो किसी को स्कूल जाने में भी रुचि होती है, किसी को स्कूल जाने में बिल्कुल रुचि नहीं होती है। तो इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कुछ कहानियों और उपन्यासों को पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ की रुचि अन्य गणितीय पहेलियों को हल करना चाहते हैं, मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ की साइंस टेक्नोलॉजी के आधारित लेखों को पढ़ने में होती है। तो इसी तरह से कुछ की खेल कूदों में होती है। स्कूल, शिक्षकों और घर पर माता पिता में कुछ क्षेत्रों में हितों को बढ़ावा देने और अन्य क्षेत्रों में अपनी हितों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रेरित करने की जो बच्चों को प्रेरित करने की प्रवृत्ति होती है, वो स्वाभाविक ही। उदाहरण के लिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शैक्षणिक क्षेत्रों में रुचि को प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वे बाद में एक कैरियर को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में एक बच्चे की मदद करेंगे। इसी तरह से दूसरी ओर उन क्षेत्रों में रुचि जहां कैरियर के अवसर सीमित हैं, अक्सर हतोत्साहित होते रहते हैं। जो अब कैरियर के जो अवसर हैं वो सीमित ही होते हैं, तो उसमें वो अपने आप को थोड़ा सा डिमोरलाइज समझते हैं। इसी तरह से खेल प्रदर्शन, कला जैसे म्यूजिक हो गया, रंगमंच हो गया, चित्रकला हो गई, इस तरह की जो रचनात्मक खोज है, मूर्ति कला है, रचनात्मक लेखन है आदि को अक्सर शौक के रूप में भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। बच्चों को अक्सर इन क्षेत्रों के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित नहीं करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वे या तो आसपास के समय या अधिकांश समय के व्यवसायों में रहेंगे। इसलिए स्कूल के विषयों से निकलने वाले अधिक जो व्यवहारिक कैरियर हैं विकल्पों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो इस तरह से वो जो है इसमें सक्सेसफुल हो भी सकते हैं। आगे हम अभी 3:51 हो चुके हैं, तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब वो क्वेश्चन आंसर का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। कोई एनीबडी पार्टिसिपेंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? हाँ, इन्होंने लिखा है, एक कोई स्टूडेंट हैं, इन्होंने पूछा है सर एग्ज़ाम होंगे तो अभी आप इंतज़ार करें यूजीसी की गाइडलाइन का, और वो समय समय पर अगर जो जैसा भी निर्देश मिलेगा हमें, वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और यूजीसी की जो गाइडलाइन आएंगी समय समय पे, वो आपको एग्ज़ाम होने और ना होने को क्लियर कर देंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सर आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर प्योर हिंदी। तो बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने दोनों मीडियम में आपको डिस्कस किया है, एक एक वर्ड हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल आपको डिस्कस किया है। अच्छा, इसके बाद आता है एक और हमारे पार्टिसिपेंट हैं, विल वी बी प्रोवाइड सम नोट्स इंटरेस्टेड ऑफ इंसर्टेड ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। हाँ बिल्कुल, आपको ये जो नोट्स हैं कुछ YouTube पे अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहें तो किसी ना किसी माध्यम से मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से, हमने पीछे जो क्लास ली थी उनमें ग्रुप भी बनाए थे और उनमें हम शेयर करते रहते हैं समय समय पे। इसी तरह से एक और हमारे साथ हैं, दिस आई हैव ऑलरेडी डन, आई वांट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं
जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे, और जिस भी माध्यम से हम प्रोवाइड करवा सकते हैं या आप लोग ले सकते हैं उसको कंसीडर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा है, सर शुड वी बाई ए गाइड और नोट? तो मेरी तो सलाह ये है कि आपको कोई गाइड नहीं लेनी चाहिए, जो SOL के नोट्स हैं वो बेस्ट हैं, और जितना भी जो क्वेश्चन हैं वो SOL के नोट्स में से ही आते हैं। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन वो बिल्कुल एकदम अच्छे हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। मार्केट से जो भी नोट्स आते हैं मोस्टली उनमें या तो सिलेबस आधारित नहीं होते हैं वो, या उनमें ज़्यादा होता है या उनमें कम कंटेंट होते हैं। तो आपको मेरा सजेशन है, आप SOL DO का जो सिलेबस है उसको फॉलो करिए, और जो स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में भी आपको अवेलेबल है, आपने ले लिया होगा, और SOL की वेबसाइट से भी आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में एक क्वेश्चन है, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम आपके सब इन सजेशंस को देख लेते हैं, और लास्ट डे में कुछ ऐसा एक पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आयर आपको यही लेक्चर के माध्यम से ही प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, अगर सर इसमें दोस्ती नहीं रहती, ईगो आ जाता है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं पूरा अच्छे से समझ पा रहा हूँ। अगर सर इसमें दोस्ती नहीं रहती, ईगो आ जाता है, तो आप अपना जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में और साधारण भाषा में पूछें, तो मैं उसका उत्तर शायद दे पाऊँ। इसी तरह से आस्क अ मॉडरेटर, ये भी एक अपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आते हैं, सर हमारे एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। अभी जो सुनने में आ रहा है मीडिया और कुछ और माध्यमों से, वेबसाइट पे या UGC के आप न्यूज़ भी देखते रहें प्रॉपरली, इसके लिए जुलाई में होने की संभावना है, ऐसा अभी मुझे भी न्यूज़ के माध्यम से ही मैं भी जान पा रहा हूँ। बाकी आप वेबसाइट ज़रूर देखते रहें डेली की डेली SOL की, और भी जो रिलेटेड साइट्स हैं जैसे UGC है, उसमें भी गाइडलाइन आती रहती हैं समय समय पे। DU की साइट ज़रूर देखते रहें। डिस्कस सेल्फ एस्टीम्ड, ये मैंने अभी डिस्कस किया ही था, और दोबारा कर देते हैं। जो सेल्फ एस्टीम है वो एक स्व प्रेरणा है, यानी हर बच्चे को एक अपने आप में आत्मसम्मान, आत्म संस्कृति, आत्मसात करने की जो प्रतिभा है उसकी आवश्यकता होती है, उसको करने की उसकी इच्छा होती है, उसकी नेचुरल एक प्रोसेस होता है, उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। तो इसी तरह से, सर प्लीज़ एक्सप्लेन एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। तो अभी हम दोबारा से भी स्टार्ट करेंगे। जो एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट है, वो एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। एटीट्यूड एटीट्यूड जो है वो हमारे दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। और इसको समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए, हम अभी और दोबारा अब जो कंटिन्यू होगा लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे। एक कॉलर ये है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द होल मीनिंग। अच्छा, तो कोशिश करते हैं, आप बताइए कि किस का मीनिंग आप समझने के लिए समझना चाहते हैं, वो हमें एक क्वेश्चन में क्लियर कर दीजिए। साथ ही
एक क्वेश्चन है सर, अगर बाई चांस किसी की क्लास स्किप हो जाती है तो क्या वो दोबारा मिल सकती है? देखिए, अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि अब टाइम शेड्यूल सबके पास है ही है, टाइम टेबल सबके पास है, इंफॉर्मेशन सबके पास है, तो कोशिश करिए स्किप ना हो। इसके बाद डज क्लस्टरिंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंसी लेवल हेल्प इन बेटर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन है सर, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो डाउट तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो मैंने जब मैंने क्लास ली थी उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस में, तो एक बच्चों के लिए सबके ग्रुप बना दिए थे। कोई उनके डाउट अगर होते थे तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन प्रेषित कर देते थे। तो इसी तरह से आप भी इसमें देख सकते हैं। और अगर मुझे SOL परमिट करेगा तो मैं आपको नंबर भी या ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी हम और क्वेश्चन ये लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन की संख्या भी काफ़ी है, अभी दोबारा से फिर ले लेंगे। अभी 10 मिनट के 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं और होल्ड पर रहें तो बेटर है। तो नाउ वी डिस्कस एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको एटीट्यूड और इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा था, तो उसको हम एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं। Area of interest vary widely across individuals. In addition, areas of interest for the same person change over a period. Unfortunately, our school system works in the structured fashion and children have little option of choosing their areas of interest. One's change of success in an area of interest are much greater than other areas. When one is interested in something, that person would have an inner drive to pursue that area. A children who is interested in astronomy, for example, would go out of the way to read more books and articles about it, while he may not like to read his regular school textbooks. तो जैसा हमने पहले भी आपको समझाया कि जो रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट है, वो उसका क्षेत्र व्यापक रूप से व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। यानी जो इसका जो एरिया है इंटरेस्ट का, वो बहुत ही वाइड है और हर व्यक्ति में, हर पर्सन में वो अलग अलग होता है। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जो हर व्यक्ति में अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपने उसके इंटरेस्ट होते हैं। किसी को टेक्स्ट बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, उसको रुचि लगती है, किसी को नोवेल पढ़ने में रुचि होती है, किसी को जो एंटरटेनमेंट की बुक्स हैं उनको पढ़ने में उनकी इंटरेस्ट होते हैं। इसी तरह से किसी को पिक्चर देखना, किसी को टीवी देखना, किसी को मोबाइल में टाइम स्पेंड करना, किसी को स्कूल जाने में बड़ा मज़ा आता है, किसी को क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है, किसी को पजल्स खेलने में अच्छा लगता है, किसी को साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, कोई एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहता है तो कोई इसरो की बात करना चाहता है। तो इसी तरह से जो इंटरेस्ट है उसका जो एरिया है वो बहुत ही वाइड है। इसमें हम और ये जोड़ सकते हैं कि इसके अलावा एक ही व्यक्ति के लिए रुचि के क्षेत्र जो हैं एक अवधि में बदल जाते हैं। जो उनका इंटरेस्ट है वो एक लंबे समय तक एक क्षेत्र में भी रह सकता है और एक से अधिक क्षेत्रों में भी हो सकता है।
तो इसी तरह से किसी को ट्रैवलिंग करने में अच्छा लगता है, किसी को घर बैठना अच्छा लगता है, किसी को परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ में इंटरेस्ट रहता है टाइम स्पेंड करने में। तो इसी तरह से जो हम बात करते हैं कि जो दुर्भाग्य से हमारी जो स्कूल प्रणाली है वो एक संरचित फैशन में काम करती है, यानी जो एक तरह से वो एक फ्रेम में काम करती है। तो इसी में और बच्चों के पास अपनी रुचि के क्षेत्रों को चुनने के बहुत ही कम विकल्प होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई विशेष एजुकेशन लेनी है, आपको सिनेमा में जाना है, आपको थिएटर में जाना है, तो अगर हम तो बड़े शहर में रहते हैं कि दिल्ली में है और यहाँ हर तरह के स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन जिनको एक पर्टिकुलर एजुकेशन में इंटरेस्ट हो और वो हमारे शहर में अगर उपलब्ध ना हो, तो वो अपनी रुचि के मुताबिक उस एरिया को सर्च करता है और वो बाहर जाने की कोशिश करता है। वो सर्च करता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है जिस एजुकेशन को लेने में वो कहाँ कहाँ होगा। तो वो अपनी इस इंटरेस्ट को की पूर्ति करने के लिए डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायमेंशन से इन सोर्स को इकट्ठा करता है, इन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और उसमें आगे बढ़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एरिया है इंटरेस्ट का, ये बहुत ही ब्रॉड है। इसी तरह से जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के क्षेत्र में सफलता की संभावना अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक होती है। कंपैरेटिवली जो और क्षेत्र हैं, अब तो जो रुचि का क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ब्रॉड है। इसमें जब हम किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, जब कोई भी हम एरिया में हम इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस व्यक्ति के पास उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक इंटरनल उसका ड्राइव होता है। जो जब हम हमारे अंदर एक इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट में हमारे अंदर एक इंटरनल काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है, तो हम उसके थ्रू उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण एग्जांपल लिया था कि जब कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहता है, तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए वो बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स और जो बुक्स हैं या जो जर्नल्स हैं, जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में भी वो देखता है। तो इसी तरह से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपनी सिलेबस की बुक्स को छोड़ दे, या अगर उसको उस अपनी सिलेबस की बुक्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है, तो वो उनको भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ में पढ़ता है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि जो एस्ट्रोनॉमी की जो उसकी इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं उसके सिलेबस के द्वारा ही वो मोटिवेट हुआ है, या उसको कोई अदर सोर्स से इंफॉर्मेशन के से वो स्टिमुलेट हुआ है, तो इसी तरह से हम उसको स्प्रेड करने में उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। बात करते हैं, चिल्ड्रन वुड हैव देयर पर्सनल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट such as in music, theatre and other creative and performing arts. Some children may have particular interest in subject areas. For example, some might like to read stories and novels. Others may want to solve mathematical puzzles or read science and technology based articles, etc. In school, teachers and at home, parents have a tendency to promote interest in certain areas and demotivate children to pursue their interests in other areas. तो एक बच्चे ने एक क्वेश्चन भी किया था कि पेरेंट्स का क्या रोल है इंटरेस्ट में और एटीट्यूड को डेवलप करने में। तो यहाँ ये पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है इंटरेस्ट को क्रिएट करने में। जब हम देखते हैं कि कोई भी क्लास में बच्चा, तो जब कोई भी चाइल्ड है वो इस दुनिया में बिल्कुल वाइट पेपर की तरह आता है, तो उसको यहाँ आने के बाद में ये पता लगता है कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, उसको कुछ क्रिएटिव दिखाई देता है। तो वो क्रिएटिव कौन दिखाता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स।
उनको मोटिवेट करते हैं, उनको नए नए एरियाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। साइंस कोई पढ़ता है तो साइंस के बारे में कौन सी रिसर्च हुई, कहाँ रिसर्च हुई, उससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, तो उसको अगर रोचक तरीके से एक इंटरेस्टिंग वे में जब कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेजेंट करता है तो उनमें ये एक बेस बनता है इंटरेस्ट का, तो वहीं से बच्चों का इंटरेस्ट जो है क्रिएट होना शुरू हो जाता है। हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे जो हमने पीछे भी बात की थी सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, तो हम कोई भी बच्चा पीछे से ये नहीं सीख के आता कि हम दिवाली मनाएंगे, कि हम ईद मनाएंगे, कि हम होली मनाएंगे। तो यहाँ आकर के जब वो अपने पेरेंट्स को अपने सोसाइटी में ये देखता है सब करते हुए, तो वहाँ से उसको अपनी संस्कृति, अपने जो कल्चर है, अपना जो सोसाइटी है, उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और वो दिवाली को या जो भी उससे रिलेटेड अपने जो फेस्टिवल्स हैं और जो भी उसकी कल्चर है, जैसे डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स हैं, डांस हैं, थिएटर हैं, आर्ट्स हैं, कल्चर है, बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग साइंस है, मैथमेटिक्सकल पजल्स हैं, इन सब में उसका जो देख करके और सुन करके उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से टू प्रमोट इंटरेस्ट इन सर्टेन एरियाज एंड डीमोटिवेट चिल्ड्रन टू परस्यू देयर इंटरेस्ट इन अदर एरियाज. Interest in academic areas, for example, are encouraged, as they would help a child a later pursuing a career successfully. तो हम इसमें और आगे बढ़ते हैं. On the other hand, interest in areas where career opportunities are limited are often discouraged. Sports, performing arts such as dance, theater, creative pursuits of painting, sculpting, creative writing, etc. are often encountered as hobbies. Children are often told not to devote their time and energies to their areas, as they would remain either pastime or at the most part-time occupations. Therefore, the more valuable careers options emanating from school subjects are given higher opportunity. तो इनमें हम बात करते हैं जैसे कि बच्चों के पास अपने व्यक्तिगत क्षेत्र जैसे संगीत, रंगमंच और अन्य रुचियां होंगी, उसी तरह से कुछ बच्चों को विषय क्षेत्रों में विशेष रुचि हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, उनको कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना वो पसंद कर सकते हैं. इसी तरह से जो मैथमेटिकल की जो पजल्स हैं उनको वो देख सकते हैं, और साइंस टेक्नोलॉजी की बुक पढ़ सकते हैं. इसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है. बच्चों को अक्सर ऐसे क्षेत्रों के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित नहीं करने के लिए कहा जाता है. जैसे हमारे जब बच्चों अभी पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किए थे कि पेरेंट्स का क्या रोल है. पेरेंट्स का ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जो आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में कि कुछ बच्चे लगातार टीवी देखना शुरू कर देते हैं. आजकल एक और लेटेस्ट हैबिट हमारे सामने आती है कि बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं. तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि बच्चे इस जो उनकी बैड हैबिट्स हैं उनसे वो दूर भी हो जाएं और उनका इंटरेस्ट एक सही दिशा में क्रिएट होना शुरू हो जाए. तो पेरेंट्स उनको बार बार ये समझाते हैं कि भाई ठीक है, आप अगर इस तरह से मोबाइल में अगर काम की चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है. तो आप अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाएं जिस डायरेक्शन में आपको
कुछ सक्सेस मिल सके, यानी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सके। अगर टीवी में हम सुबह से शाम तक टाइम वेस्ट करते हैं तो वो एक हमारा बेड टाइम होगा। अगर हम टीवी में कुछ इस तरह का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कल्चर के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए, या हमारे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, या हमारे कैरियर के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई अगर उसमें लाभदायक होता है, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो हमने इन क्षेत्रों की बात की कि वो डांस, ड्रामा, थिएटर इनमें जाना चाहते हैं, तो वो बुक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा इस तरह की एक्टिविटी में भी अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। वो कहाँ से करेंगे? जब हम इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। तो इसी तरह से जिस एरिया में भी बच्चों का इंटरेस्ट हो उसमें उनको पेरेंट्स को, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको एनकरेज करना चाहिए, टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए। और जो एरियाज़ अच्छे नहीं हैं या जो उनमें कई बार बच्चों का इंटरेस्ट किसी एरिया में होता है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट किसी एरिया में होता है, तो यहाँ जो उनके जो एटीट्यूड हैं वो एक तरह से क्लैश कर जाते हैं, जो उनकी हॉबीज़ हैं वो एक तरह से क्लैश कर जाती हैं। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो किस तरह का सुझाव हमें देते हैं और उनको नए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम उनका क्या यूटिलिटी होगी। पेरेंट्स तो एक जनरेशन गैप के थ्रू अपना जो उनका एक्सपीरियंस है उसको वो शेयर करते हैं, या उन्हीं एक्सपीरियंसेस और उन्हीं इच्छाओं को वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये हो जाता है कि और जितना पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है उतना ही रोल बच्चों का होता है, जो चाइल्ड हैं। तो इन दोनों को ही एक कोऑर्डिनेशन से अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस तरह से हम और आगे जब देखते हैं, द टीचर कैन आल्सो मेक एफर्ट्स टू क्रिएट इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर एरियाज बाय ब्रिंगिंग रिलेवेंट मटेरियल टू द क्लासरूम एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ लर्नर्स। तो जो इसमें जो टीचर्स हैं उनको क्लासरूम में विशेष एफर्ट्स करने चाहिए और उन बच्चों में वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए जो उनके और ऐसे रिलेवेंट मटेरियल उनको प्रोवाइड करने चाहिए क्लासरूम में जो उनके अटेंशन को, जो लर्नर्स के अटेंशन हैं उनको क्रिएट करने में हेल्प दे सके। तो रिलेवेंट मटेरियल वुड इंक्लूड ब्रिंगिंग चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियो एंड ऑडियो क्लिप्स टू द क्लासरूम। तो टीचर्स को जो है क्लासरूम में अपने एनवायरनमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ क्लासरूम में रखनी चाहिए जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हो। और उनमें क्या शामिल हो सकता है? उनमें शामिल हो सकता है कि बच्चों को एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाए, बच्चों को ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएं क्लास में, ऐसे मटेरियल से उनको पढ़ाया जाए, ऐसी टीचिंग एड्स यूज़ की जाएं जो उनके कंटेंट को डिलीवर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं। जैसे उनमें मॉडल्स का यूज़ करना, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी पढ़ाने में ड्यूरिंग टीचिंग बायोलॉजी अगर आप 3D एनिमेशन के थ्रू उनको प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, उनको इंटरेस्ट आएगा। अगर ट्रेडिशनल माध्यम से आप उनको एजुकेशन देंगे तो उनको कंपैरेटिवली एनिमेशन और मल्टीमीडिया के जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। बच्चे जब वीडियो के थ्रू या मॉडल्स के थ्रू या चार्ट्स के थ्रू या और अदर मटेरियल के थ्रू, वीडियो क्लिप्स हुई, ऑडियो क्लिप्स हुई, इनके थ्रू जब क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो एक इंटरेस्टिंग वे में दिखाई देता है, उसका जो आउटपुट है वो इंटरेस्टिंग होता है। इन जूनियर क्लासेस अट्रैक्टिवली डिजाइंड एंड कलर्ड मटेरियल्स कैच इंटरेस्ट इन हायर क्लासेस। तो जो हमारे लोअर क्लासेस हैं, जूनियर क्लासेस हैं, उनको कंपैरेटिवली जो हायर क्लासेस हैं उनसे ज़्यादा कलरफुल रूम्स और कलरफुल एक्टिविटी से
उनको डिज़ाइन करना चाहिए। तो इसी तरह से इन हायर क्लासेस सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स वुड कैप्चर अटेंशन। तो जो हमारी हायर क्लासेस की जो स्टडी होती है, जो लर्निंग होती है, उनमें कलर क्लासरूम के बजाय उसमें जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स हैं उनको कैप्चर उन पे अटेंशन कैप्चर करने के लिए इस तरह के डायग्राम को बनाना चाहिए जो एनिमेशन के थ्रू दिखाई दे सके। इसी तरह से इंटरेस्ट कैन आल्सो बी प्रमोटेड बाय presenting situations involving fantasy and allowing them space to think creatively. In such cases, teachers cannot work with only one correct answers. Children need to be appreciated for thinking divergently. This can be promoted by putting questions to them in the class that allow them to think beyond what exists, such as what if the sun never set. तो हम इसमें इस तरह के जो क्रिएटिविटी है, जो टीचर्स की जो एक तरह से फैंटेसी है, उसको हमें क्लास सिचुएशन में रखना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। तो जैसे हम एक और इसमें देख रहे हैं कि व्हाट इफ वी वर ऑल 12 feet tall। तो हम इस तरह के कुछ वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई जैसे कभी सूरज जो है कभी अस्त न हो तो क्या होगा। तो ऐसा कभी हो सकता है कि व्हाट इफ द सन नेवर सेट। इसी तरह से ऐसे ही दूसरा ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि क्या होगा अगर हम सभी 12 फीट लंबे हो जाएं। तो इस तरह की जो फैंटेसी है उसको क्रिएट करने में भी इंटरेस्ट को उसमें भी इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से हम इसमें अब हम क्या कंक्लूजन रखेंगे। From the discussion above, you would have gathered that students in a classroom differ across various personal domains. These include interest, attitude, needs, motivations, and perceptions about self. It is important for teachers to understand the individual differences among students so that the teaching learning process can be modified so suit these differences। यानी अगर हम ये जो हमने अब तक चर्चा करी है उस चर्चाओं से हम यही समझ सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो डिफरेंट इंडिविजुअल डोमेन से डिफरेंट होते हैं। यानी हर जो स्टूडेंट है उनका जो डोमेन है वो डिफरेंट होता है। यानी वो हर लर्नर अपने इंटरेस्ट से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनसे ही वो सीखता है। तो इसमें स्वयं के बारे में जो इंटरेस्ट हैं, जो एटीट्यूड है, जो नीड्स हैं, जो मोटिवेशन है, उनकी जो एक कंसेप्ट है वो इसमें इंक्लूड होता है। शिक्षकों के लिए भी, जो टीचर्स हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि वे लर्नर्स को इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो लर्नर्स हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझें और उस समझने का जो आउटपुट होगा वो ये होगा कि इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुकूल या अनुरूप शिक्षण जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो अभी यहीं तक था। इसमें हम अभी थोड़ा एक डिस्कस कर लेते हैं
एक और कुछ क्वेश्चंस कुछ इस चैप्टर से क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। ये एवरी चाइल्ड इज ए यूनिक बीइंग, elaborate this statement in the light of differences in children with respect to self concept। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एवरी चाइल्ड है वो एक यूनिक बीइंग है, वो उसमें एक विशेषता है। कौन सी विशेषता? वो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट रखता है, वो उसमें एक इंटरेस्ट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे हम इसको उसकी यूनिकनेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन विद रेस्पेक्ट टू सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सभी जो बच्चे हैं उनमें उनका अलग अपना अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। किसी इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि किसी में साइंस के प्रति रुचि होती है, उसमें अपने जो पर्टिकुलर जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है वो उस क्षेत्र को ज़्यादा सुनने में ज़्यादा पसंद करता है, उसके बारे में जो डिस्कशन होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करता है। तो इसी वजह से हम इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट में हर व्यक्ति का जो डिफरेंसेस हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो एक क्वेश्चन इसमें सजेस्ट हुआ है, डिस्कस द डिफरेंट नीड्स एंड मोटिवेशन लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन इन ए क्लासरूम। डिस्कस द डिफरेंट नीड्स एंड मोटिवेशन लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन इन ए क्लासरूम। तो एक क्लासरूम में जो डिफरेंट नीड है और मोटिवेशन है उसके लेवल को हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो क्लासरूम में मोटिवेशन और नीड्स को डिस्कस करने के लिए हम डिफरेंट एंगल से इसको समझ सकते हैं। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। एक क्लासरूम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि जब क्लासरूम में एक टीचर डिफरेंट बच्चों के जो डिफरेंट बच्चे, मतलब हमारा कहने का है कि उनमें डिफरेंट मोटिवेशन या जो डिफरेंट इंटरेस्ट या जो डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के जो बच्चे वहाँ होते हैं, या डिफरेंट इंटेलिजेंसी, डिफरेंट क्रिएटिविटी, डिफरेंट कंस्ट्रक्टिविज्म, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें हम हर बच्चे को एक कोऑर्डिनेशन से टीचिंग या लर्निंग कराने का प्रयास करते हैं, टीचिंग लर्निंग की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो उस सिचुएशन में सपोज आपकी साइंस टीचिंग चल रही है और साइंस टीचिंग में कुछ बच्चों को साइंस बहुत अच्छे से पसंद है, उनका साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि साइंस में उनका कम इंटरेस्ट हो। तो ऐसे बच्चों के साथ में कोऑर्डिनेट करना, जिनको इंटरेस्ट है उनको तो और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा मोटिवेट करना, और जिनको नहीं है उनको उसके लिए मोटिवेट करना, ये एक क्लासरूम की ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो क्लासरूम सिचुएशन में मोटिवेशन और डिफरेंट नीड्स जो देखने को मिलती है वो कैसे उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स टू बी अवेयर ऑफ दीज डिफरेंसेस इन नीड्स। तो इनको टीचर के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो इन सब डिफरेंसेस को, जो नीड्स हैं, इंडिविजुअल नीड्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको कैसे देखें, और वो उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर टीचर इस तरह से उन पर ध्यान नहीं देगा जिनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर उस सिचुएशन में, तो उनको मोटिवेशन
देना ये टीचर का काम है, और टीचर जब तक मोटिवेट नहीं करेगा क्लासरूम में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता और इंडिविजुअल डिफरेंसेस बने रहेंगे। लेकिन उस तरह का अगर एनवायरनमेंट क्लास में क्रिएट हो जाता है कि हम जो लेस इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करें, और जो हाई लेवल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम और ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने के लिए मोटिवेट करें। तो इसी तरह से हाउ कैन टीचर एड्रेस दीज नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, तो इसमें जो टीचर है वो कैसे एड्रेस कर सकता है इन नीड्स को ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रन को। तो मैंने ये डिस्कस किया कि आपको उसमें अच्छे से टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है, स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है। और इसमें आपने फर्स्ट ईयर में कुछ ये भी एक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी ने भी कहा है कि जो बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी जो लर्नर है वो जब पढ़ना चाहे, जैसे पढ़ना चाहे, और वो क्या पढ़ना चाहता है या क्या सीखना चाहता है, उसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें रोल होता है। इसके बाद में हम कल स्टार्ट करेंगे फिर सेकंड चैप्टर, जो लेसन 2 का होगा हमारा। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें गोल्स और एस्पिरेशंस ये सब होंगे। चाइल्ड एज ए यूनिक बीइंग, तो यही हम आज भी डिस्कस कर रहे थे कि जो चाइल्ड है वो एक विशिष्ट योग्यता लिए होता है, उसमें एक विशिष्टता होती है। तो चाइल्ड को एक स्पेशल या यूनिक बीइंग के रूप में देखना। तो इसमें हम देखेंगे कि इन द प्रीवियस यूनिट, जो हमने अभी पहले डिस्कस की थी, इन द प्रीवियस यूनिट यू studied the various dimensions of uniqueness in child, wise self concept, needs, motivations, attitudes and interest। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। The discussion in this unit highlights the uniqueness of goals, aspirations, intelligence and abilities of every child. In addition, it also emphasizes the need to understand children in the unique socio-cultural context to which they belong। यानी जो वो जिस भी कल्चर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग करते हैं उसको हम इसमें देखेंगे। इसमें फिर आता है गोल्स एंड एस्पिरेशंस। गोल्स एंड एस्पिरेशंस आर इंटर रिलेटेड। तो गोल्स एंड एस्पिरेशंस जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। What one aspires to become would determine the goals she sets. Goals may be set for the short run or long run। गोल्स जो हैं वो शॉर्ट रन भी हो सकते हैं और लॉन्ग रन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु एस्पायर टू बिकम ए सर्जन would have the long term goal of taking admission into medical college and specializing in surgery। तो जो जब भी कोई डॉक्टर बनने के लिए वो सर्जन का अगर वो फील्ड का चुनाव करता है तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल उसका होता है कि उसे पहले 4-4.5 साल मेडिकल की एजुकेशन लेनी है, फिर उसको 2-3 साल में फिर MS करना है, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो उसके लिए उसका एक जो गोल होता है वो बहुत लंबा होता है। तो इसी तरह से इन द शॉर्ट टर्म द गोल वुड बी टू टेक अप मेडिकल स्ट्रीम एज स्ट्रीम एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, prepare well for the entrance examinations and may be getting high marks in class 10th boards exams। तो आपने देखा होगा कि जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं
कि हमने 12th क्लास कर लिया, उसके बाद में कंपटीशन फाइट करना है और हमें फिर एक जॉब लेनी है। तो इस तरह से जो शॉर्ट वे में हम कोई भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। It is important that the school teacher be aware of the goals and aspirations of his or her students। तो इसी तरह से जो हमारे टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स, वो भी इस बारे में उनको बच्चों को अवेयर करते हैं उनके गोल्स और एस्पिरेशंस के लिए, और ये इम्पोर्टेंट भी होता है। स्टूडेंट्स are more likely to take interest in areas and subjects that link to their goals and aspirations. The boy in the above example would show interest in sciences from a young age, particularly in biology, and would take up the medical stream in class 11th. तो आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के गोल डिफाइन किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, तो वो जैसे ही बच्चे 11th क्लास में आते हैं, और अब तो 9th क्लास से ही या पेरेंट्स जो हैं उनके गोल्स को निर्धारित करने में पहले से ही उनकी मदद करने में लग जाते हैं। तो 11th तक आते आते ये निर्धारित हो जाता है, ये बिल्कुल डिसाइड हो जाता है कि बच्चे को किस स्ट्रीम में भेजना है। यानी उनको अगर डॉक्टर बनाना है या मेडिकल लाइन उनको चूज़ करानी है, तो वो जो गोल्स हैं वो 11th क्लास में ही निर्धारित हो जाते हैं, और बच्चे को फिर उसी तरह से एडमिशन या उनको जो सब्जेक्ट हैं वो प्रिफेयर किए जाते हैं। इन एडिशन, a teacher must support, encourage and guide students to work towards achieving their goals and aspirations। यानी उनमें जो टीचर्स हैं, जब एडमिशन ले लेता है या हम पूछते हैं एडमिशन के लिए, तो टीचर उनमें उसी तरह से उनके एस्पिरेशंस और गोल्स को निर्धारित करने में हेल्प करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। द स्टूडेंट मेंशन्ड अबव वुड नीड एनकरेजमेंट एट वेरियस स्टेजेस। तो स्टूडेंट्स को बहुत अलग अलग लेवल पे इस तरह के गोल को निर्धारित करने में एस्पिरेशंस की आवश्यकता होती है, उनके गोल्स को फुलफिल करने में। द स्टूडेंट्स मेंशन्ड अबव वुड नीड एनकरेजमेंट एट वेरियस स्टेजेस। द टीचर, पर्टिकुलरली द साइंस टीचर, यहाँ पर हम पर्टिकुलर साइंस टीचर की बात करें, द स्टूडेंट्स मेंशन्ड एंड अबव वुड नीड एनकरेजमेंट at various stages. The teacher, particularly the science teacher, should encourage him by providing extra reading materials। तो आपने देखा होगा जब भी कोई ऐसे गोल्स को अचीव करने में टीचर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है, या टीचर अपनी तरफ से भी बच्चों की हेल्प करते हैं उनको गोल्स को अचीव करने में, तो वो उनके लिए अलग से जो और एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल होता है उसको भी वो प्रोवाइड करवाते हैं। द स्टूडेंट मेंशन अबव वुड नीड एनकरेजमेंट एट वेरियस स्टेजेस। फर्दर डाउट्स एंड क्वेश्चंस दैट मे नॉट relate to the syllabus would also need to be addressed. If possible, a meeting may be arranged with a surgeon or even a day or to be spent with the surgeon। तो अगर पॉसिबल होता है तो टीचर ये काम भी उनको करते हैं कि उनके ऐसे सर्जन के साथ में उनकी मीटिंग अरेंज कराना। इफ पॉसिबल, दिस वुड हेल्प the child to ensure that he or she is moving towards the right goal, जिससे कि वो अपने गोल की तरफ सही से काम करे। तो थैंक यू। अब क्वेश्चन लेते हैं, आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पहले से भी आपके देखे हैं, सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है, सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे, अभी थर्ड डे आने दीजिए, पहले सिलेबस की तरफ देख लें और फिर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको शेयर कर देंगे। एक पार्टिसिपेंट हैं, सर आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, हाउ कैन बी पॉसिबल?
तो ये भी हम परसों डिस्कस कर देंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आपको की जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वी आर नॉट ऑन दैट ग्रुप, कैन यू रिपीट दीज क्वेश्चंस दैट विल बी डिस्कस्ड इन डीपी ऑफ सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज। तो ठीक है, अगर आपने सोशल साइंस डिपार्टमेंट में क्लास नहीं ली है तो भी आपको की जो भी व्यवस्था उचित हो सकती है वो हम कोशिश करेंगे आपको ग्रुप में शामिल करने की, और जो भी हेल्प होगी उसको करने की। सर इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो एजुकेशन में। ओके, तो हम साथ साथ अभी डिस्कस करते ही आ रहे हैं। जो आपके एक मैं आपको और थोड़ा सा टिप्स देता हूँ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, कि आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको डाउनलोड कीजिए, उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, उनका ये देखिए कि वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, और जो भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, यानी जिनको हम इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं वो ज़्यादा यूजफुल मैटर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको एक ये राय मिल सकती है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और उनको ज़रूर से पढ़ें। सर इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है ये हो गया। फिर आता है और भी हम ले लेते हैं, सर शुड बी बाई ए गाइड और नॉट। तो मैंने ये पहले भी आंसर दिया है इसका। आप SOL की जो बुक है वो सफिशिएंट है, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सर व्हाट इज डेफ्टनेस, तो ये हमारे अभी सिलेबस में कहीं नहीं आया है। सर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो डाउट तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो अभी आप 3 दिन हमारे साथ ऑनलाइन हैं, आप बिल्कुल कांटेक्ट करते रहिए, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अथॉरिटीज़ कि हम और कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये सर हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट कब से होंगे, तो ये आपको SOL की वेबसाइट पर देखते रहें। तो आगे को ये क्वेश्चन लेते हैं हम। सर अगर ये तो हो गया हमारा, ये भी रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ये एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये आप मेरे को अपना नंबर दीजिए सो दैट माई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लूँ। ओके, तो ये डिस्कस करके आपको परसों बताते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। सर क्या कोई क्या SOL की बुक्स एनफ है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बिल्कुल SOL की जो बुक है वही एनफ है। अगर आप बाहर से और बुक देखेंगे तो आप कंफ्यूजन में आएंगे। तो SOL ने अपना जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रिंट किया है, और आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपके पास मटेरियल हो आप उससे प्रिपेयर करें, 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। केवल और केवल आप SOL की बुक ही देखें इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर नॉट ऑन दैट ग्रुप। कोई बात नहीं, हम यहाँ अभी 3 दिन हैं, और थर्ड डे जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो आपको बताएंगे। नोट्स तो इसके बारे में भी हम परसों डिस्कस करेंगे, नोट्स के बारे में कि वो आपको कैसे दिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है, सर द पैटर्न ऑफ पेपर विल रिमेन सेम दिस ईयर, तो और इट चेंज।
तो अभी तो ऐसा चेंज होने का कोई, आपके जो ईयरली जिनके एग्ज़ाम हैं उनको जो ओल्ड पैटर्न है उसी तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। तो अभी तक मेरे पास यही अपडेट है। बाकी जैसे भी क्वेश्चन जो डेट शीट अनाउंस होती है तो उससे पहले एक बार आप ज़रूर अपडेट कर लें अपने आप को वेबसाइट के माध्यम से। सर व्हाट्सएप नंबर दीजिए, तो ये भी हम परसों बताएंगे, डे आफ्टर टुमारो। सर प्लीज़ ऐड मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, परसों बताएंगे। सर आप अपना नंबर दे दीजिए, ये भी हम परसों आपको बताएंगे कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते। सर मुझे भी ऐड कर लीजिए, ये भी बिल्कुल डे आफ्टर टुमारो ही बताएंगे। ये सभी इसी तरह के क्वेश्चन हैं। कुड यू ज्वाइन मी योर व्हाट्सएप ग्रुप, बिल्कुल आपको ज्वाइन कराएंगे इसमें ग्रुप में, अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परसों बिल्कुल देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक के। वेयर इज सर गॉन, ओके, तो हम थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए 1-2 मिनट के लिए चले गए थे। सर गिव नोट्स ओनली इन इंग्लिश मीडियम, हाँ बिल्कुल इंग्लिश में भी दे देंगे और हिंदी में भी दे देंगे, दोनों में हमारे पास हैं। सर जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही बता दो, 3 डेट में, क्या हो पाएगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो आज थोड़ी स्पीड स्लो रही है, मैंने डिटेल में बताया है आपको, कल से थोड़ा स्पीड तेज़ होगी और 2 दिन में 2-4 घंटों में आपको पूरा सिलेबस पे एक नज़र आ जाएगी। सर ओनली 3 क्लासेस आर देयर, वी विल नॉट कवर द होल सिलेबस इन 3 डेज। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचें, बिल्कुल आप कर पाएंगे 3 दिन में भी, बहुत कुछ हो जाता है 3 दिन में। सर हाउ द सिलेबस विल कवर इन 2 डेज, बिल्कुल कवर करवाएंगे 3 दिन में आपका सिलेबस, बिल्कुल टेंशन ना लें। सर आई एम नॉट ऑन दैट ग्रुप, कोई बात नहीं, टुमारो यू विल टेक क्लास, यस वी विल टेक क्लास, सेम टाइम, सेम पोर्टल। सर प्लीज टेल अस क्वेश्चन आंसर फ्रॉम टुडे रिलेटेड टॉपिक, यस बिल्कुल डिस्कस करेंगे, कल आपको और भी डिटेल में बताएंगे। सर कैन यू प्लीज़ ऐड मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, देखेंगे ज़रूर। ऐड सर एग्ज़ाम में क्या हिंदी में लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, आइदर यू कैन रिटन इन हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों में से किसी भी एक भाषा में अपने प्रश्न दे सकते हैं। सर 5 बज गए सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।